बहुत स्वागत है आप लोगों का जय हो स्टडी में। और हम लोग जो है आज आपको एक संक्षिप्त एक सिंगल क्लास में संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था को जो है यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि एक छोटी सी क्लास, एक सिंगल क्लास में पूरी पॉलिटी एक एक पॉइंट तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन हाँ, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, जहाँ से सवाल बनते हैं, उनको जो है हम लोग यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हुए हैं। सिंगल क्लास में इतना कंटेंट आप तक उपलब्ध करा दूंगा कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतना रिवाइज करके आप जाओगे तो आपका जो है काम बन जाएगा। इतना रिवीजन कर लो, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हो, पॉलिटी में 90% सवाल यहाँ से आपको मिल जाएंगे। देखिए, 100% के दावे तो नहीं किए जाते हैं, लेकिन हाँ 90% प्लस जो है आपको इतने से ही कंटेंट में सारी चीज़ें मिल जाएगा। तो बिना देरी किए शुरू करेंगे अपने प्रोग्राम की। भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण सभी अंगों को इस क्लास में शामिल करने का प्रयास किया गया है। कोशिश यही है कि जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी ट्रेंड और पैटर्न को पकड़ के इसमें चीज़ों को कंपाइल करके आप लोगों तक उपलब्ध करा दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जहां से सवाल उठता है आपका संविधान सभा समितियां, उनके अध्यक्ष से। आप लोगों ने भी देखा होगा कि यहाँ से एग्जाम में सवाल हर बार जो है एग्जाम में आपको मिलता है, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे लोअर का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट का हो, कोई सा भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल मिलते हैं। तो एक तरफ आपकी समिति, एक तरफ अध्यक्ष हैं, यही से सवाल बेसिकली बनते हैं। तो शुरुआत करेंगे। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति, नियम और संचालन इकट्ठे ही बोली जाती है कभी कभी, तो नियम और संचालन दोनों अलग अलग समितियां थी। दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति सबको पता है कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक समिति है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए, अगर कंबाइंड में पूछता है आपसे कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी में दो उप समितियां थी। मूल अधिकार की एक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यकों के लिए एक उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है सवाल यहाँ से। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान सभा या प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो ये समितियों का हो गया। इतना एक स्लाइड में आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, वहां से आता ही आता क्वेश्चन। अब हम लोग इसी क्रम में आते हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल से। देखिए, हम लोग के यहाँ टोटल आर्टिकल 395 है, तो सारा का सारा तो कोई याद कर ही नहीं सकता, लेकिन हाँ उसमें से छाट के जहाँ से एग्जाम में आते हैं सवाल, उसको यहाँ पर उपलब्ध किया गया एक बंचिंग के रूम पे, ताकि आपको एक सवाल दो सवाल जो भी आए मिल जाए। देखिए, आर्टिकल 3 पीसीएस 2019 में आया था सवाल ये, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो क्वेश्चन को क्लिक करके पूछता है कि नाम में कैसे बदलाव होता है किस आर्टिकल के माध्यम से। तो आर्टिकल क्या है इसके लिए? 3। इसी क्रम में अगला है आर्टिकल आपका आर्टिकल 16, जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, तो अवसर की समानता के लिए आर्टिकल कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 18 बहुत बार आया हुआ, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब शिक्षा और सैन्य को छोड़कर कोई भी उपाधि भारत में प्रतिबंधित है, किसके माध्यम से? आर्टिकल 80। 20 कहता है आपका अपराधों के लिए या अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कई बार आ चुका है इस आर्टिकल का। तो एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, और किसी अपराध को गिरफ्तारी करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत या मजिस्ट्रेट के सामने करना होता है। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। आर्टिकल 21A बहुत बार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। पहले कहाँ था ये? डीपीएसपी में था। इसको कहाँ शामिल कर दिया गया है? आपके मौलिक अधिकारों में। और डीपीएसपी में इसकी जगह 0 से 6 वर्ष के बच्चों को वहां पर कर दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध। आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यह आर्टिकल भी कई बार एग्जाम में आता है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी कई बार पूछा गया है। अब ये देखिए, नॉर्मल सबको याद है, लेकिन ये थोड़े से क्लिष्ट है, थोड़े से नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत आने से होती है। इसी क्रम में आर्टिकल 39A कई बार आया हुआ, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ये क्या है? डीपीएसपी का पार्ट है आपके, ठीक है, कई बार आया हुआ। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, मनरेगा के लिए ये आर्टिकल जिम्मेदार है, डीपीएसपी का पार्ट है। आर्टिकल 45 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों को की बाल व्यवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, जो यहाँ पे 6 से 14 था, अब यहाँ पे 0 से 6 कर दिया गया, 6 से 14 मौलिक अधिकार बना दिया। आर्टिकल 48 कई बार आ चुका एग्जाम में।
पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी डीपीएसपी का पार्ट है, इसको ध्यान देना। इसी तरीके का एक पॉइंट आपको मिलता है कि मौलिक कर्तव्यों में, और एक पॉइंट इसी तरीके का मिलता है डीपीएसपी में। ठीक, तो ये डीपीएसपी का पार्ट है। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता किसके लिए? प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता की बात करता है हमारा आर्टिकल 57। और हमारे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार भी पुनर्निर्वाचित हो सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट है। शपथ का प्रावधान कहाँ किया गया? आर्टिकल 60 में। पीसीएस 2017 में सवाल आया था आपके। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, किस प्रक्रिया के होगा, ये सारी बातें कहाँ की गई? आर्टिकल 66। आर्टिकल 85 ये आया था आपके पीसीएस 19 या 20 में किसी में आया सवाल ये। संसद का सत्र सत्रावसान या विघटन, आर्टिकल 85। आर्टिकल 100 का क्लॉज 1 क्या कहता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब किया जाता है? जब नॉर्मली लोकसभा अध्यक्ष अपना मत नहीं डालता, मतदान नहीं करता, लेकिन जब किसी मुद्दे पर क्या होता है, टाई हो जाता है मामला, तो क्या होता है, ऐसी दशा में आपका लोकसभा अध्यक्ष जाता है, अपनी वोटिंग दे देता है और रिजल्ट देता है, उसका पक्ष मजबूत हो जाता है। तो ये कहाँ प्रावधान है? आर्टिकल 100 के क्लॉज 1 में। आर्टिकल 111 बहुत इंपॉर्टेंट, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति, एक तरीके से वीटो शक्ति जो है राष्ट्रपति की, वो कहाँ दी गई? आर्टिकल 111 में। आर्टिकल 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना, संसद के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयां होंगी वो किसी भी न्यायालय में जांच का विषय नहीं होंगी, इसको रोकता है कौन? आर्टिकल 122। आर्टिकल 129 बहुत इंपॉर्टेंट, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय होने का मतलब क्या होता है कि न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। इसका प्रावधान कहाँ किया गया? सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में आर्टिकल 129। ध्यान दीजिएगा, भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम और हाईकोर्ट दोनों ही अभिलेख न्यायालय हैं। आर्टिकल 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान। आर्टिकल 164 का क्लॉज 1 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में आर्टिकल 165 कई बार आया है, राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इसका प्रावधान कहाँ पे? आर्टिकल 165। आर्टिकल 169 इस बार 100% से सवाल आने वाला है। आपको पता है पश्चिम बंगाल में क्या बन गई है? विधान परिषद। तो इस आर्टिकल का प्रयोग करके ही क्या बनाया जाता है? राज्य में विधान लिखा है, विधान है, विधान परिषद का उत्थान या सृजन, यानी कि इसी आर्टिकल का प्रयोग करके जो है किसी राज्य में विधान परिषद का बनाया जाता है और इसकी समापन विधान परिषद का इसके माध्यम से किया जाता है। पीसीएस 2019 में सवाल पूछा था कि कौन सी ऐसी सभा है जो समाप्त तो मतलब कि विघटित तो नहीं होती लेकिन समाप्त की जा सकती है? आंसर क्या है? राज्य विधान परिषद। आर्टिकल 215 ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। जैसा 129 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट है, तो आर्टिकल 215 के माध्यम से क्या है आपका? हाई कोर्ट है। 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सिंगल सुप्रीम कोर्ट, ठीक, जैसे चंडीगढ़, उसका प्रावधान करता है 231। आर्टिकल 239 AA ये क्या है? दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी हाल में संशोधन हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ है? एलजी को शक्तियां जो है बढ़ा दी गई है ना, मुख्यमंत्री कम कर दी गई, इसी में चेंज हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 249 पिछले 3-4 साल से लगातार आने वाला सवाल, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, उसके बाद संसद क्या करती है? उस राज्य सूची पर कानून बना सकती है, आर्टिकल 249 का प्रयोग करके। 253 कई बार आया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि अगर भारत को लागू करनी है तो आर्टिकल 253 का प्रयोग करके वो किसी राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है और किसी राज्यों में उस संधि को प्रभावी बना सकता है बिना उस राज्य के परमिशन के। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 262 ये अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्यायाधिकरण, जैसे कावेरी जल नदी विवाद, ठीक है, इस तरीके की जो प्राधिकरण बनाए जाते हैं विवादों को सुलझाने के लिए, वो किसके माध्यम से बनाया जाता है? आर्टिकल 262। 263 कई बार आया हुआ सवाल, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में, अंतर्राज्यीय परिषद गठन के केंद्र संबंधों के लिए, इसका प्रावधान 263 में है। 266 भारत और राज्यों, ध्यान दीजिएगा, भारत और राज्यों दोनों की संचित निधियां के बारे में प्रावधान आर्टिकल 266 में, और 267 में भारत की आकस्मिक निधि का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है। आर्टिकल 300A विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति की संपत्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। पहले यह आर्टिकल 31 में था, यानी कि मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, फिर इससे क्या कर दिया गया? आर्टिकल 300A में कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति की संपत्ति को अधिग्रहित किया जाएगा। आर्टिकल 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अभी इसमें चेंज हुआ है, ध्यान देना, इसलिए पूछा जा सकता है। जो 104वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या किया अभी बताऊंगा, एंग्लो इंडियन के जो प्रावधान था उसे समाप्त किया गया और इनकी जो सीटों जो इनका आरक्षण था उसको 10 वर्ष के लिए
बढ़ा दिया गया है, अब 2030 तक हो गया। तो इस आर्टिकल में चेंज किया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। आर्टिकल 331 इसमें भी इसी संशोधन के द्वारा चेंज किया गया, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अब क्या कर दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया। पहले राष्ट्रपति क्या कहते हैं, मनोनीत करते 2 लोगों को, ये व्यवस्था कर दी गई बंद। यहाँ पे भी चेंज हुआ है, राज्यों में विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण जो था, ये भी आर्टिकल 104 के माध्यम से चेंज हुआ है, 10 साल के लिए यहाँ बढ़ा दिया गया। आर्टिकल 338 क्या कहता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसी प्रकार जैसे आर्टिकल 331 के द्वारा लोकसभा में होता है, इसलिए आर्टिकल 333 मिस हो रहा है यहाँ पर, उसके माध्यम से कहाँ पे, राज्यों के राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, इसमें भी संशोधन हुआ है। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय 338A क्या कहता है, अनुसूचित जनजाति आयोग। पहले एक ही में थे, बाद में अलग अलग हो गए। तो ये SC आयोग की बात करता है, ये ST आयोग की बात करता है। ये 340 से गलती से मिसप्रिंट है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात करता है 340। 343 कहता है संघ की राजभाषा क्या होगी। देखिए राजभाषा लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी। इसका प्रावधान आर्टिकल 243 में किया गया है। 244 कहता है राजभाषा आयोग। 350 से इंपॉर्टेंट है, नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा क्या होगी, दी जाएगी। इसके बाद में कहाँ प्रावधान किया गया, आर्टिकल 350A में। ठीक, तो ये आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसके बाहर आर्टिकल से सवाल नहीं आते हैं, आप लोग उसको 3-4 बार रिवाइज कर लोगे तो काम बन जाएगा आपका। अब हम आ जाते हैं अपने अगले कंटेंट पे, जो है कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक क्रम में सबको देख लेंगे। भाग 1 कहता है संघ और उसके राज्य की क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। भाग 3 आपकी मौलिक अधिकार। भाग 4 DPSP, और भाग 4 मौलिक कर्तव्य के बारे में देख लेना अच्छे से, भाग बहुत इंपॉर्टेंट, मैच कराने के लिए सवाल आता है। भाग 5 संघ सरकार के बारे में प्रावधान करता है। भाग 6 राज्य सरकार के बारे में निश्चित है, छोड़ दीजिए। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। भाग 9 कई बार आया हुआ एग्जाम में, पंचायतों के लिए। 9A नगर पालिकाओं के लिए। 9B नया जोड़ा गया है, सहकारी समिति, और अभी एक नया मंत्रालय बना दिया गया, सहकारिता मंत्रालय, तो जरूर देख लेना। 2011 में इसको जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नया मंत्रालय बनाया सहकारिता मंत्रालय, उसके हेड कौन बनाए गए हैं, अमित शाह। ठीक, तो सहकारिता मंत्रालय बने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सहकारी समितियों के लिए कहाँ प्रावधान किया गया, आपका आर्टिकल भाग 9B में। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ध्यान दीजिएगा, संबंध में यहाँ पे प्रशासनिक और विधायी संबंध की बात हो रही है भाग 11 में। और वित्त संबंध का प्रावधान कहाँ पे किया गया, भाग 12 में, और उसके साथ साथ वित्त संपत्ति संविधान और वाद का भी इसमें प्रावधान है। तो वित्त संबंध भाग 12, प्रशासनिक और विधायी भाग 11। 13 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम के बारे में जो प्रावधान है वो भाग 13 में दिए गए हैं। और भाग 14 संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो, इसके बारे में प्रावधान कहाँ किया गया, भाग 14 में किया गया है। भाग 14A में है अधिकरण, जैसे NGT, CAT, SAT, इन सब के बारे में प्रावधान करता है आपका 14A। आर्टिकल 15 निर्वाचन आयोग के संदर्भ में या निर्वाचन संबंधी प्रावधान करता है। भाग 16 कहता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध की बात करता है, यानी आर्टिकल 352, 356 और 360। ठीक, इसको खत्म है। भाग 20 है संविधान में संशोधन, ध्यान दीजिएगा। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जैसे कि आर्टिकल 370 था उसी तरीके का। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में क्या क्या बोला जाएगा भारत को, सबके बारे में बात की गई भाग 22 में। तो ये आपके भाग हो गए। इसी क्रम में देखिए अंतरिम सरकार से सवाल बनता है, अंतरिम सरकार और उसके विभाग से। ठीक, जब अंतरिम सरकार बनी थी तो एक तरफ सदस्य हैं, एक तरफ विभाग है। तो राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेश मामले किसके अधीन थे, जवाहरलाल नेहरू के। गृह, सूचना और प्रसारण के मंत्री कौन थे, सरदार पटेल। खाद्य एवं कृषि किसके अधीन थी, राजेंद्र प्रसाद। उद्योग और नागरिक आपूर्ति जॉन मथाई। श्रम जगजीवन राम। रक्षा कौन करते थे, सरदार बलदेव सिंह। नाम से भी देख लीजिए, नाम से लग रहा श्रम टाइप का, और नाम से रक्षा कौन का, बलदेव, बल है उनके अंदर, रक्षा करेंगे आपकी। ठीक, वित्त है लियाकत अली। आशफ अली के पास कौन सा विभाग था, रेल एवं परिवहन। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। आई चंद्रीगढ़ वाणिज्य। गजनफर अली खान स्वास्थ्य, और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इस सब स्लाइड, इसको निचोड़ के घोल के पी जाओ, इतना पी जाओगे 90% सवाल पॉलिटी के हर एग्जाम में सही हो जाएंगे। आइए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे आ जाते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय संसद का जो गठन हुआ था
हुआ भारतीय संसद का जो गठन होता है किसके से मिलकर होता है, आपको पता है, राष्ट्रपति और लोकसभा तथा राज्यसभा। प्रावधान कहाँ किया गया, आर्टिकल 79 में। केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य का कितना होंगी, 15%। ध्यान दीजिएगा 15% फिक्स है ये। और ये किसके माध्यम से किया गया, 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। यानी जो मंत्री परिषद बनेगी मध्य प्रधानमंत्री सहित वो कितनी होगी, कुल सदस्य संख्या का 15%। लोकसभा का ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल अपने आप में बनता है। तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकते मंत्रिपरिषद। बंबई, कलकत्ता, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी, तीनों की शुरुआत में। और उसके बाद आपके जो है 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया था केशवानंद भारती के मामले में। ठीक, केशवानंद भारती पे पिछले साल 2020 में भी सवाल आया था पीसीएस में, क्योंकि इनकी पिछले साल ही क्या हुई, मृत्यु हो गई है। जिस अनुच्छेद के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है, आर्टिकल 324 के क्लॉज 5। मतलब कि कैसे हटाया जाएगा भाई, अन्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाता राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 मैंने आप लोगों को बता दी है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान, ये सभी लोग किस समिति के अध्यक्ष थे, सदस्य थे, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे आपके बी.आर. अम्बेडकर। सदस्यों के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। ध्यातव्य है कि बाद में बी.एल. मित्रा की जगह एन. माधव राव और डी.पी. खेतान की जगह टी.टी. कृष्णचारी जो है नियुक्त किए गए थे। इसको देख लीजिएगा, चेंज हुए थे लोग। संविधान दिवस मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। कारण क्या है, 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान का 7% क्या कर लिया था, अंगीकृत किया था। 22 सदस्य होते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, लोक लेखा समिति का गठन करता है। ध्यान दीजिएगा, लोक लेखा समिति का गठन करना है, उसका मनोनयन करना है, काम किसका, लोकसभा अध्यक्ष का। और लोक लेखा समिति में कुल 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। कोई विधेयक जिसमें केवल वह अंतर्वलित है और अनुच्छेद 102 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे प्रारंभ किया जाएगा कहाँ पर, संसद के किसी भी सदन का। मतलब क्या हुआ कि जो विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होगा उसको आप सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर लोक विधेयक है, अरे धन विधेयक है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से। सूचना का अधिकार कैसा है, एक विधिक अधिकार है। कई बार सवाल आ चुका है, विधिक अधिकार, ध्यान दीजिएगा, लीगल राइट है आपका। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस वाद से संबंधित है, मतलब इसके लिए एक फेमस वाद है, जैसे गोलकनाथ देखते हो आप, जैसे मिनर्वा मिल देखते हो, उसी प्रकार से सूचना के अधिकार के लिए एक वाद है। कई बार आ चुका क्वेश्चन, नमित शर्मा बनाम भारत संघ, पीसीएस 2017 में सवाल था। राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है, राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान देना, वह राज्य जो अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि एक आर्टिकल 170 कहता है कि न्यूनतम संख्या विधानसभा की क्या होगी, किसी भी राज्य में 60 होगी। लेकिन एक अपवाद है सिक्किम, वहां पर कुल संख्या कितनी है, मात्र 32। ठीक, जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 था, इसको छोड़ दीजिए, खत्म कहानी हो चुकी है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसको देख लेना, संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के कौन से निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पर ध्यान देना, और दिल्ली और पुद्दुचेरी विधानसभाओं के कौन निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनाते हैं। कई बार आया हुआ सवाल है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में कौन शामिल नहीं होता है। ये सब मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा निर्वाचन होता है भारत के राष्ट्रपति का। सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ऐसी दशा में अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री लगा देते हैं बहुत लोग। गणतंत्र का प्रमुख हमारा राष्ट्रपति, सभी काम राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है आर्टिकल 108 के माध्यम से, और उसका कर्ता कौन है, बुलाता कौन है उसको, राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है पूछा जाए तो लोकसभा का स्पीकर। ठीक। अनुच्छेद 76 कहता है कि महान्यायवादी के बारे में
ठीक। आर्टिकल 26 महान्यायवादी, आर्टिकल 148 के अनुसार CAG का प्रावधान किया गया और आर्टिकल 155 में किया गया है राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान। इन सबकी नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबके आर्टिकल भी दिए हुए हैं, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत प्रावधान की गई है? आर्टिकल 123। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है किस आर्टिकल के माध्यम से? आर्टिकल 143। सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे? नीलम संजीव रेड्डी, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक की उपाधि किस राष्ट्रपति को जाती थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है क्या है आपके? ये इनको एक बंच के रूप में जो इनको कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? आर्टिकल 19 से 22 से। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है आर्टिकल 51A में, ध्यान दीजिएगा। 1976 में किसके माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कमेटी थी स्वर्ण सिंह समिति, ठीक, ये भी पूछा जाता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्यांकन, देख लीजिए, पूछा नहीं जाता है, छोड़ दीजिए इसको। संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य दिया हुआ है, सब सवाल नहीं बन पाते हैं, रख दिया गया, आप चेक देखना, देख लीजिएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71 क्लॉज 1 के अनुसार सौंपा जाएगा किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। मतलब राष्ट्रपति के संबंध में कोई विवाद जाता है तो उनका निराकरण करने का काम किसका है? आपके सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर निर्वाचन आयोग लगा लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, निर्वाचन आयोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट करता है इसका अंतिम फैसला। आइए आगे चलते हैं। इसी क्रम में राष्ट्रपति का जो पद रिक्त होता है किसी कारणवश, मृत्यु की वजह से या त्यागपत्र की वजह से, उसको 6 महीने के अंदर अंदर भर लिया जाना चाहिए। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, प्रावधान आर्टिकल 110 के क्लॉज 3 में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, इसके निर्णय कहीं पर चुनौती भी नहीं दी जा सकती। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यकाल पहले होता था 6 वर्ष, ठीक, अब बदल के हो गया वापस से 5 वर्ष। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, पहली महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में। कब? 1963 में। संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द करके क्या कर दिया गया है? आपको पता है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ? 1978 में हुआ। वह मूल अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। विदेशी नागरिकों को जो प्राप्त अधिकार, मूल अधिकार नहीं, कौन सा? आर्टिकल 19, यानी कि अभिव्यक्ति वाला जो है वो प्राप्त नहीं है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। इस आर्टिकल के माध्यम से, आर्टिकल 32 के माध्यम से, ठीक। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और उसकी आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। कई बार आया हुआ सवाल। अंडमान निकोबार द्वीप जो है पर किस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र आता है? कई बार आया हुआ सवाल। कोलकाता। ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार पर जो अधिकरण है जिसका न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है, कौन है? कोलकाता उच्च न्यायालय। वह न्यायाधीश जिसके खिलाफ वर्ष 2011 में राज्यसभा महाभियोग का प्रस्ताव पास किया गया, किंतु उसने अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा के प्रस्ताव से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। आज तक भारत में किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ क्या हुआ है? महाभियोग नहीं लाया जा सका। इनके खिलाफ लाया गया था, लेकिन उन्होंने पहले क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। कहाँ के थे? कलकत्ता उच्च न्यायालय के थे। ध्यान दीजिएगा, ये इनकी बात कर रहा हूँ पीछे वाले की, ठीक। कलकत्ता उच्च न्यायालय के थे। केंद्र और राज्यों के परस्पर संबंधी से जुड़ी सिफारिशें, कई बार पूछा गया। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से है, ठीक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान उसी प्रक्रिया और आधार के द्वारा हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के 2 आधार हैं। कौन कौन से? सिद्ध कदाचार और अक्षमता। कैसे हटाया जाता है? दोनों लोगों को। ध्यान रखिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाता है? किसी भी सदन में संकल्प पारित कराया जाता है और विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। तो दोनों लोग के लिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। आधार क्या है? सिद्ध कदाचार या क्षमता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है संसद की सिफारिश के जो है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। संसद की सिफारिश जब मैंने बताया ना बहुमत द्वारा पारित हुई तो फाइनली राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट जाती है, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, काम खत्म। ऑप्शन अगर नहीं है तो सिर्फ राष्ट्रपति दिया है तो राष्ट्रपति लगा देंगे आप, लेकिन
अगर ये भी ऑप्शन है, राष्ट्रपति भी ऑप्शन है, तो ये वाला आंसर लगेगा। ठीक है, संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध को अधिकृत है, मतलब पंचायतों की जो संरचना होगी, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय, इसके बारे में प्रावधान कौन, मतलब उसके बारे में कौन अधिकृत अधिकार किसको प्राप्त है? ये राज्य विधानमंडल तय करते हैं। अभी आगे देखेंगे आप, कुछ जगहों पे 2 है, तो कुछ जगह 3 स्तरीय है, कहीं 4 स्तरीय भी है। ठीक है, तो कौन करता है डिसाइड? ये राज्य करता है। भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य करेगी। आर्टिकल 243A में इसका प्रावधान किया गया। ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन होता है कि कब से 5 वर्ष माना जाएगा, तो प्रथम अधिवेशन जिस दिन होता है उस दिन से 5 वर्ष। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जिस दिन शपथ ग्रहण हो जाता है उसी दिन, या जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाती है, तारीख मतलब चुनाव जीत की घोषणा हो जाती है उस दिन नहीं, प्रथम अधिवेशन से। पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है कहाँ पर? खंड स्तर पर। कहाँ पर? खंड स्तर पर, यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति। कई बार आया हुआ सवाल है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं 62 वर्ष की एज में रिटायर हो जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष में। प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 217 में। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। कई बार आया हुआ सवाल है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख समितियां, आयोग और उनके कार्य। यहाँ से भी सवाल बहुत बार आया हुआ एग्जाम में आपके। तो सबसे पहले सरकारी आयोग मैंने बता दूंगा, फिर से देख लीजिए एक बार। किस संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों के लिए। बलवंत राय मेहता, बहुत बार आया। पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय व्यवस्था इन्होंने की थी। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव सुधार से। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मौलिक कर्तव्यों से। मौलिक कर्तव्य इनकी सिफारिश पर ही आए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भाग 4 क में इनको जोड़ा गया है। और अगर इनके आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 51 क में आपके मौलिक कर्तव्य दिए हैं। मूल रूप से जो स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की थी 8 की थी, सरकार ने जोड़े उसमें 10 मौलिक कर्तव्य, और वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, सूचियों से सवाल आ जाता है कि ये किस सूची का विषय है। एक नज़र में इंपॉर्टेंट सारे तो देख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा विषय हैं सब में, लेकिन इंपॉर्टेंट जहाँ सवाल आते हैं उनको देख लेते हैं। संघ सूची पहले देखेंगे। जनगणना, विदेश मामले, बैंकिंग, बीमा, रेलवे, डाकघर बचत, बैंक और शेयर बाजार, ये सब किसके हैं? संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची कृषि, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था और पंचायती राज। अच्छा ये समझिए, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। कृषि कहाँ है? राज्य सूची में है। 3 कृषि कानून कहाँ से आ गए? केंद्र से आ गए। कैसे आ गए बताइए, समझिए। आर्टिकल 249 का प्रयोग करके राज्यसभा ने क्या किया? इसको कह दिया कि ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, जिसका फिर उसके बाद संसद ने इस पर कानून बना दिया। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। समवर्ती सूची में क्या है? सामाजिक आर्थिक योजना, प्लानिंग, शिक्षा, ये बहुत बार आता है। लोग सोचते हैं योजना आयोग या नीति आयोग तो केंद्र में है तो उसी का होगा, संघ का नहीं। समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा, बिजली भी ध्यान दीजिएगा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, विवाह विच्छेद, गोद लेना, दंड प्रक्रिया, ये सारी की सारी समवर्ती सूची का विषय है। तो पता ही होगा आप लोग को। संघ सूची पर संघ कानून बनाता है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सूची पर राज्य, समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों बना लेते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में संघ के बाद मानी जाती है। ठीक, और इसके अलावा जो छूट गए होते हैं उसे अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। वो किसके पास है? संघ सूची, संघ के पास। लक्षण पूछा है कि संघीय लक्षण कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। तो देखिए संघीय लक्षण कौन कौन से हैं। लिखित संविधान का होना है संघीय लक्षण है। संघ मतलब जहां राज्य और केंद्र एक साथ सहअस्तित्व में रहते हैं उनको संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों क्या है? वितरण किया गया संघ सूची राज्य सूची के माध्यम से। न्यायपालिका की सर्वोच्चता है और द्विसदनीय विधानमंडल है। ये सब संघीय लक्षण के हैं। ठीक, इसी प्रकार एकात्मक लक्षण क्या होते हैं? एकल नागरिकता। तो हमारा संविधान कैसा है? संघीय और एकात्मक का मिश्रण है। एकल नागरिकता हमारे पास है। आपातकाल की जब घोषणा हो जाती है तो क्या होता है? समझ सकते हैं केंद्र सरकार के पास पहुंच जाती है। राज्यपाल का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल काम करता है। ये क्या है? एकात्मक लक्षण है। समझौतों को लागू करने की संसद की शक्ति, ठीक है, जो आर्टिकल 253 मैंने बताया आप लोग को, तो उसको लागू करने के लिए किसी राज्य की परमिशन नहीं होती। तो ये शक्ति कैसी दिखाती है? एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करती है भारत के। फिर इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां, महत्वपूर्ण क्या अनुसूचियां भी भाग्य की तरह सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबको देख लीजिए फटाफट एक नजर में। प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र से संबंधित। दूसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति और अन्य उच्च पदाधिकारियों के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरी सूची से बहुत बार सवाल आता है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप कहाँ दिया गया है? तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है आपका? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है उसका प्रावधान कहाँ किया गया? चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया। छठी अनुसूची से बहुत बार सवाल आता है, पूछता है इसमें से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है?
तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM ये राज्य जो हैं छठी अनुसूची में है। यहाँ पर इसके माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उपबंध किया गया है। नए एक अरुणाचल प्रदेश को भी इसमें शामिल करने की बात चल रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सवाल। 7वीं अनुसूची संबंधित है राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ है, जिसमें आपकी तीनों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन कहाँ किया गया है, यही पे किया गया 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, जो 22 भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त, इनका वर्णन यही पे किया गया है। 9वीं अनुसूची भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 10वीं बहुत इंपॉर्टेंट, दल बदल का इसी में बंद किया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है 11वीं, इसमें 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं संबंधित है, कुल 18 विषय हैं इसमें, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग संविधान के स्रोत, हमने कहाँ से क्या लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल आता है। अभी तक कुछ भी ऐसी स्लाइड नहीं है जिसमें से आपको सवाल न मिले हों किसी एग्जाम में। ठीक है, इसको एकदम बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बहुत सूचना देनी है कि हम लोग का लोक प्रशासन का एक बैच चल रहा है कंप्लीट। 2 तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं लोक प्रशासन के, एक कंप्लीट बैच चल रहा है, और दूसरा चल रहा है आंसर राइटिंग प्रोग्राम। मैं इसको करा रहा हूँ, आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो किसी डाउट के लिए आप जो है लास्ट में नंबर दिए गए नंबर है उन पर संपर्क कर लेंगे क्लास के, तो आपको या कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे ज्वाइन करना है। तो पब्लिक एड के लोक प्रशासन हिंदी मीडियम आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हम लोग 75 क्वेश्चन पेपर 1 के और 75 क्वेश्चन पेपर 2 के उपलब्ध कराएंगे, PDF और वीडियो दोनों फॉर्मेट। और ये पूरा कंप्लीट बैच कंप्लीट कोर्स का भी चल रहा है, दोनों प्रोग्राम चला रहे हैं। जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप या फिर दिए गए नंबरों पर जो लास्ट में दिए जाएंगे उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपको अगर नंबर चाहिए तो मैं अपना नंबर देता हूँ, इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में भी नंबर आपको दूंगा, उस पर भी संपर्क आप कर सकते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग संविधान के स्रोत, कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से हमने लिया संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध। ध्यान दीजिए, बहुत लोग कहते हैं, आप लोग सोचते हो कि जर्मनी ना, अभी बताऊंगा अंतर क्या है। हमने जर्मनी से लिया है कि उस समय क्या क्या आपातकाल जब लगेगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं होंगी, प्रोसीजर लिया है वहाँ से। ठीक है, उपबंध हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का प्रावधान। अमेरिका से क्या लिया है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वालोकन, आर्टिकल 137, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। उद्देशिका का विचार जो हमने लिया, ये भी कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया, DPSP, कई बार आ चुका है सवाल। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये दोनों चीजें भी हमने कहाँ से ली, आयरलैंड के संविधान से ली थी। कनाडा से क्या क्या लिया हमने, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी प्रावधान हमने कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, मैंने बताया था संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में जो चीजें नहीं होती वो कहाँ होती हैं, अवशिष्ट विषय होते हैं, अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं, वो किसके पास होती हैं, केंद्र। ये चीज हमने कहाँ से ली है, कनाडा के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध, ये भी हमने कहाँ से लिए हैं भाई, तीनों संबंध कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से क्या है, समवर्ती सूची, कई बार आ चुका है सवाल। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ध्यान दीजिएगा यही हमने यहाँ से लिया हुआ है। एकदम अगर आपातकाल की पूछेंगे तो 1935 के अधिनियम से। पूर्व सोवियत संघ का प्रावधान, पूर्व सोवियत संघ से हमने क्या लिया है, मौल कर्तव्य यानी रसिया। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श वाक्य भी हमने कहाँ से लिया है, रसिया से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये पद्धति भी हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए महत्वपूर्ण स्रोत, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या लिया है। अब फटाफट देख लेते हैं कि हमारे जो संशोधन इंपॉर्टेंट है, एक नज़र में सारे तो कर नहीं सकते लेकिन इंपॉर्टेंट। पहला संविधान संशोधन हुआ था आपका 1951 में, किससे संबंधित था, 9वीं अनुसूची, जो कि किससे, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित थी। ठीक,
फिर 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को हमने अपना राज्य बना लिया, पूर्ण राज्य का दर्जा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। साथ साथ में मूल कर्तव्य भी इसमें जोड़ा गया भाग 4 क के अनुसार। 61वें संविधान संशोधन के में क्या हुआ, जो मतदान की एज थी 21 से घटाकर 18 कर दी गई, बहुत बड़ा हुआ। एज डेट भी देख लीजिएगा 88। 73वां संविधान संशोधन 1991 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माध्यम से बना दिया गया। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 74वें द्वारा शहरी निकाय यानी कि नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया, उनको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। 84वें संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, इसके माध्यम से क्या किया गया, लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें हैं 2026 तक फिक्स कर दी गई हैं, यानी कि जितनी सीटें हैं इस समय 550, ये 2026 तक यथावत रहेंगी, उसके बाद फिर बढ़ाई जाएंगी। ठीक, ये फिक्स है किससे, 84वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, भाग 3 में जोड़ दिया गया। ठीक, 97वें संविधान संशोधन जो मैंने बताया सहकारी समिति वाला, इसके माध्यम से सहकारी समितियों को क्या कर दिया गया, एक आपका संवैधानिक उपबंध, उनके संवैधानिक प्रावधान उनके बारे में कर दिया गया। कहाँ जोड़ा गया, इनको आर्टिकल 19 ग में जोड़ दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। 100वां संविधान संशोधन था, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता हुआ था। 101वां संविधान संशोधन किस संबंधित है, आपका जीएसटी संबंधित है। और इसी क्रम में सबसे लेटेस्ट आप याद कर लेना 104 है, जो मैंने बताया आंग्ल भारतीय वाला है। और साथ में क्या किया गया, SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा के 2030 तक के लिए कर दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों किसके माध्यम से, 104 संविधान संशोधन 2020। लोकपाल से जुड़े देख लीजिए एक बार महत्वपूर्ण फैक्ट को फटाफट एक नजर में। तो सर्वप्रथम लोकपाल की अवधारणा की कल्पना जो की गई थी, कहाँ किस देश में की गई थी, स्वीडन में, ओम्बुड्समैन के नाम से। ठीक है। 1966 में भारत में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। केंद्र में लोकपाल तथा राज्य के में लोकायुक्त नाम की संस्था की सिफारिश किसने की थी, इन्होंने, मोरारजी देसाई ने। ऐसा व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा हो, या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो या रहा हो, या योग्यता रखता हो, उसको ही क्या बनाया जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल कितना हो गया, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो। लोकपाल अध्यक्ष का वेतन, भत्ता और सेवा अन्य शर्तें कौन किसके जैसी होंगी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर। वरीयता क्रम देख लीजिए, वैसे ज्यादा क्वेश्चन तो वरीयता क्रम से नहीं आते, सारा मत देखिए, कम से कम 5 देख लीजिए। ठीक है, बाकी PDF में तो मिल ही जाएगा आपको सब, लेकिन आप देखेंगे सिर्फ अपना 5। तो सबसे पहले वरीयता में आते हैं राष्ट्रपति, फिर उसके नीचे उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद अपने अपने राज्यों के कार्यरत राज्यपाल आते हैं, उसके बाद आते हैं आपके पूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री। हालांकि पद आसानी से आपको मिलता नहीं देखने को, लेकिन वरीयता क्रम में इनका नंबर यही। उसके बाद आते हैं आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष। फिर यहाँ पर और भी दिया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर के 6 याद कर लें बस। ये वरीयता क्रम है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बाकी 6 याद कर लीजिए, बाकी जो कुछ दिवंगत नेताओं की समाधियों के बारे में भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक साथ उनको रख दिया गया। महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहा जाता है, पता है आप लोग, राजघाट। जवाहरलाल नेहरू के शांति भवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, BR अम्बेडकर चैत्य भूमि, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, राजीव गांधी वीर भूमि, मोरारजी देसाई अभय घाट, गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। ये इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी का देख लीजिएगा, क्योंकि क्या हुआ है, इनके नाम से पुरस्कार को बदल दिया गया है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल बन सकता है कुछ। भारत रत्न पाने वाले राष्ट्रपति एक नज़र में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था 1954 में, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जाकिर हुसैन इनको राष्ट्रपति बनने से पहले मिल गया था 1963 में, लेकिन APJ अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनने से पहले मिला था 1997, तो इनको 2 लोगों से देख लीजिएगा। और फिर लेटेस्ट हैं आपके प्रणब मुखर्जी 2019। ठीक, तो ये हमारे भारत रत्न पाने वाले राष्ट्रपति एक नज़र में। देखिए यहाँ पर क्या है, एक साथ ही कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए, उनको भी एक जगह समेट किया गया है। 2019 या 20 में एक क्वेश्चन ऐसा आया था। तो आर्टिकल 371 किसके बारे में विशेष प्रावधान करता है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 71A इसके लिए नागालैंड के लिए, 71B असम के लिए, 71C मणिपुर के लिए, 71D आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। ठीक, 71E आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। F सिक्किम राज्य के बारे में, G मिजोरम के लिए और H अरुणाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना, यहाँ सवाल आते हैं, कभी कभी वो फंस जाता है आदमी।
एक साथ सारे नियामक निकाय जहां से सवाल बनते हैं उनकी स्थापना। इरडा, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, स्थापना 1999। सेबी 1992, सब आया हुआ सवाल है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2002। ट्राई 1997। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड 2006। केक का काम इनके नाम से क्लियर है, ट्राई का नहीं पता तो समझिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब मोबाइल के संदर्भ में जो भी आपका नियमन होता है यही करता है, ठीक है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग 2003। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 1983। पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण 2013। हाउस रेगुलेटिंग अथॉरिटी 2013 और प्रसार भारती गठन हुआ 1997, ठीक है। भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए क्या क्या प्रावधान है उसको देख लीजिए फटाफट एक नज़र में। ये आप लोग प्रयोग यहाँ भी कर सकते हैं, साथ साथ इनका इस्तेमाल कभी निबंध आया भ्रष्टाचार पर या पेपर 2 में आपके मेंस में आता है वहाँ पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि ये प्रावधान किए गए। खासतौर से निबंध में तो बहुत प्रावधान इसका यूज किया जा सकता है। लोक सेवक जांच अधिनियम 1850 सबसे पहले बनाया गया था। विशेष पुलिस बल प्रतिष्ठान 1941। दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946, सीबीआई इसी से काम करती है, ध्यान दीजिएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ये तो भी हाल में किसी एग्जाम में पूछा था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का गठन कब किया गया? 1963, इंपॉर्टेंट है। सीबीआई। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी गठन 1964। कुछ आयोग और उनके मुख्यालय और उनकी स्थिति क्या है एक नज़र में, ठीक। स्थापना वर्ष के साथ। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्थापित हुआ 2004 में। पुनर्गठन हुआ, क्यों हुआ? मैंने बताया था आप लोगों को कि SC ST के लिए पहले एक कंबाइंड था, फिर दोनों को अलग अलग कर दिया। कब किया गया? 2004 में। कैसा है? संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक निकाय है। इसी प्रकार सेम आपका ST आयोग। योजना आयोग अब नहीं है, कब हुआ? तो 1950, इसकी जगह क्या हो गया? नीति आयोग 2015 बन चुका है। ये क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय। वित्त आयोग 1951 में से लेकर हर 5 वर्ष में गठित किया जाता है। एक अर्ध न्यायिक और संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान है। मानवाधिकार आयोग 1993 में गठित हुआ। अनुशंसात्मक निकाय है, अनुशंसा करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में है बना। स्वायत्त वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2007 में गठित हुआ है, वैधानिक निकाय है। यहाँ सवाल बनते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब गठित हुआ? 1993 में, वैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में बना है, कैसा है? वैधानिक निकाय है। परिसीमन अब तक 4 बार गठित हो चुका है, एक स्वायत्त निकाय है। क्या करता है? संसदीय और विधायी क्षेत्रों का निर्धारण करता है। विधि आयोग क्या है? गैर वैधानिक परामर्शी निकाय, परामर्श देता है। अंतर्राज्यीय परिषद कब गठित हुआ था? 1990, कैसा है? संवैधानिक निकाय। क्यों? कि आर्टिकल 263 में बारे में किया। निर्वाचन आयोग कैसा है? 1950 में गठित, संवैधानिक, आर्टिकल 324 में इसका प्रावधान किया गया है। जिसका जिसका आर्टिकल में होगा प्रयोग उसके लिए वो संवैधानिक होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर कुछ प्रमुख आयोग और समितियां। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बता चुके हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनके माध्यम से 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ। केंद्र संबंधों के दर आयोग, SK दर, राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ था, इसके माध्यम से। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, सैयद फजल अली, हृदय नारायण कुंजरू, KM पडिक्कर, राज्यों के गठन के लिए भाषा का आधार इन्होंने भी बनाया। कोठारी आयोग 1976 किससे संबंधित है? सिविल सेवाओं से। नियोगी आयोग 1946 आर्थिक नियोजन संबंधित है। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। VS तारकेंडू समिति 1974 चुनाव सुधार संबंधित है। पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंधों में, इनके अध्यक्ष का नाम था मदन मोहन पुंछी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? 2005 में। अध्यक्ष हैं कौन? वीरप्पा मोइली। अभी भी इसकी सिफारिशें जारी होती रहती है। अब कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल बंचेस में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हैं, ठीक है। तो संविधान के भाग 5 में आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल एक साथ। तो आर्टिकल 124 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की प्रावधान। देखिए ये भी RO में आपका सवाल आया था ना कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय बता चुका हूँ। आर्टिकल 131 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, मतलब इसकी अधिकारिता कहाँ से प्रारंभ होगी, इसके बारे में प्रावधान किया गया 131 में। 137 कहता है उच्चतम न्यायालय का पुनर्वालोकन की शक्ति, अपने ही निर्णय को दोबारा से चेक करने के लिए। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों में बाध्यकारी हो गई, प्रावधान कहाँ है? 141 में। 143 राष्ट्रपति को परामर्श देता है इसके माध्यम से। अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत देख लें फटाफट एक बार सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 132, जो कि संवैधानिक विषयों से जुड़ी जब अपील होती है कोई सी भी, जो संवैधानिक मामलों से कुछ अपील आपको जुड़ी हुई करनी होगी तो आप करोगे आर्टिकल 132 के माध्यम से।
133 के माध्यम से आप करते हो सिविल विषयों से जुड़ी अपील। जब आपको सिविल विषय से जुड़ी कोई अपील करनी होती है तो आप करते हो इसके माध्यम से। आर्टिकल 134 का प्रयोग करते हो आपराधिक विषयों से जुड़ी अपील के लिए, और 136 का प्रयोग करते हो आप विशेष अनुमति। मतलब आप देखते हो ना कोई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसके तत्काल क्या होता है, आप सोचते हो कि हम लोगों का नंबर इतने दिनों में आता, कोर्ट में कोई मामला उठा, हाईलाइट हुआ, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही, तो कैसा होता है, विशेष अनुमति से होता है, इसी का प्रयोग इसका होता है। 131 में मूल और आरंभिक अधिकारिता, ध्यान दीजिएगा। 131 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल आयोग शामिल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को इसके लिए 262 के तहत अलग से ही प्रावधान संविधान में कर दिया गया है। 129 के माध्यम से अभिलेख न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है कि वो क्या कर सकता है, अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है, और इसके द्वारा जो निर्णय जारी किए जाते हैं उनको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। सेम मैटर आने पर इनका यूज किया जाता है। सरकार सहकारी समितियों के लिए अलग से थोड़ा सवाल दिया मैंने, क्योंकि आपको पता है नया सहकारिता मंत्रालय बन चुका है, यहाँ से सवाल जो है बनेंगे जरूर इस बार, और जो लोग नहीं लेके जाएंगे पढ़ के जाएंगे लफड़ा हो जाएगा। 2016 में भी सवाल यहाँ से पूछा जा चुका है, देख लीजिए। इसका प्रावधान किया गया था आपका 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 के द्वारा, ठीक है। इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था संशोधन के माध्यम से। इसके माध्यम से एक भाग 9 जोड़ा गया, 9B, और आर्टिकल 243 ZH से लेकर ZT तक का प्रावधान इनके बारे में किया गया है यहाँ पर। सहकारी समिति से कुछ जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक नजर में देख लीजिए। 243 ZK बात करता है बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में। ZJ बात करता है बोर्ड के सदस्यों की संख्या और पदावधि के बारे में। इसे 2016 में पूछा था कि सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 21 हो सकती है। ZS किसके बारे में कहता है, संघ राज्य क्षेत्रों में इनका लागू होने के बारे में। 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 21, और इसमें एक स्थान किसके लिए होगा, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए, और 2 स्थान किसके लिए होंगे, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, ठीक। बोर्ड के सदस्यों की पदावधि कितनी होगी, 5 वर्ष होगी, और किसी प्रकार से खाली हो जाने पर 6 माह के अंदर अंदर इनको भर लेना होगा, ठीक। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, 1904 में शुरुआत हुई थी। F. निकोलसन भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक माने जाते हैं। 97 जो संविधान संशोधन 2011 में से 3 बदलाव आपके संविधान में हुए। इसके माध्यम से सबसे पहले क्या किया, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 19 में शामिल करके। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए DPSP में भी जोड़ा गया 43B खंड 1 आपका आर्टिकल, और इसके माध्यम से एक नया भाग 9B जोड़ दिया गया। 3 महत्वपूर्ण बदलाव आपके संविधान में होते हैं इसके माध्यम से। एक नज़र में पंचायती राज से जो जुड़ी समितियां हैं जिन्होंने जो अनुशंसा की, तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता 3 अक्षरों का नाम त्रिस्तरीय, अशोक मेहता 2 अक्षरों का नाम द्विस्तरीय। राय समिति PV के राव समिति ने क्या किया था, नियमित चुनाव की सिफारिश की थी। LM सिंघवी समिति के सिफारिश के आधार पर ही 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ। इसका मतलब संवैधानिक मान्यता जो मिलती है सिंघवी समिति की अनुशंसा पर मिली हुई है पंचायतों को। फुंगन समिति ने राज्य वित्त आयोग के गठन का जो है वो किया था, सिफारिश की थी। एक नज़र में 73वां संविधान संशोधन से जरूर सवाल आएगा। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों। 2016 में आप PCS का पेपर उठा के देखना, कुल 22 सवाल पॉलिटी से आए थे, और 22 में से 12 सवाल सिर्फ पंचायत से पूछ दिए उस साल। क्यों? क्योंकि 2016 में क्या हुआ था, पंचायत चुनाव हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, पंचायत चुनाव हुआ था। फिर 2021 में क्या हुआ, पंचायत का चुनाव हुआ है। धब भर भर के सवाल यहाँ से आने वाले, इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे पोस्ट कर दिया आप लोग के लिए, ठीक। 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता हर साल। देखिए 2020 में पूछा गया था कि भारत के में तृतीय तल कब से जोड़ा गया है ना, तो बच्चे पहले आयोग ने आंसर 1992 मान लिया, फिर बाद में बदल दिया, हालांकि रिवाइज दिया नहीं, लेकिन क्योंकि देखिए 93 में लागू हुआ तो 93 ही माना जाएगा ना। इसके माध्यम से भाग 9 जोड़ा गया है। आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक आर्टिकल जोड़े गए हैं। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में 1994 में पंचायत चुनाव आयोजित किए गए, और इसके साथ ही भारत का पहला राज्य बन गया जो संवैधानिक प्रावधानों के तहत इसने पहली बार चुनाव कराया था। किसने, मध्य प्रदेश। कई बार आ चुका एग्जाम में सवाल ये। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जहां सवाल बनते हैं आपके पंचायतों से। पंचायतों गठन के बारे में प्रावधान आर्टिकल 243B। संरचना के बारे में प्रावधान है C में। आरक्षण किसको किसको दिया गया है इसके माध्यम से, SC ST और महिला, बस ध्यान दीजिएगा ना। OBC का आरक्षण यहाँ पर नहीं बात की गई है, 33% का महिलाओं के लिए। कहाँ पर प्रावधान है, आर्टिकल 243D। E पंचायतों का कार्यकाल का प्रावधान करता है। I राज्य वित्त आयोग के 2020 PCS में सवाल ये भी था, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है 243K में।
मैंने भी बताया था आप लोगों को शुरू में कि देखिए कि पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का जो डिसीजन है राज्य विधान मंडलों का है। तो इसी क्रम में कुछ जगहों पर 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 कहाँ कहाँ पर है इंपॉर्टेंट देख लीजिए। 1 स्तरीय पंचायती कहाँ कहाँ है? केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में। 2 स्तरीय असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा। 3 स्तरीय आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्रा, हिमाचल, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। और एक जगह 4 स्तरीय है सिर्फ और सिर्फ कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आप लोगों को किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो नीचे कमेंट बॉक्स में करके कह सकते हैं। सोशियोलॉजी के कोर्सेज भी चल रहे हैं, यहाँ पर मेंस प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, पबेट के भी चल रहे हैं, सोशियोलॉजी के भी, हिंदी लिटरेचर काफ़ी ऑप्शनल भी चलाया जा रहा है। तो आप लोग किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप नंबरों पर दिए गए संपर्क कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। पब्लिक एड का मैंने आप लोगों को बता दिया। आंसर राइटिंग प्रोग्राम बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, चैनल पे ही वीडियो पड़ी हुई है लोक प्रशासन उत्तर लेखन कार्यक्रम के, आप डेमो के रूप में उसको जाकर देख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अगर आपका पब्लिक एड है तो आप जुड़ें। शानदार एक आप लोगों को बेहतर उत्तर लेखन कार्यक्रम, कैसे फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे डायग्राम बनाया जाता है, 250 प्लस नंबर कैसे लेकर आएँ, एकदम आसान है। इसके पूरी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। तो जुड़ सकते हैं आप लोग प्रोग्राम में। जो नंबर बताया मैंने 9911814588 पे बात करके, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या चैनल का नंबर जो लास्ट में दिया जाएगा उस पर भी संपर्क आप कर सकते हैं। चलिए, कुछ प्रावधान 1935 अधिनियम के महत्वपूर्ण हैं, उनको देख लीजिए। सारे तो नहीं देख सकते जल्दी जल्दी, लेकिन यहाँ सवाल उठता है। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। एक लंबा दस्तावेज था, इसमें कुल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये। केंद्र राज्यों के बीच में 3 सूची, जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, हमने यही से ली है। अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया इसके माध्यम से। और इसमें एक अखिल भारतीय मंच की स्थापना का प्रावधान किया गया, परंतु ये व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ सकी। 11 राज्यों में चुनाव हुए थे इसके माध्यम से, जिसमें से 6 में क्या हुई थी? द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। कहाँ कहाँ? बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। यहाँ पर 6 राज्य 11 में से क्या थे? द्विसदनीय व्यवस्था से स्थापित थे। किस अधिनियम से? 1935 के माध्यम से। इंग्लैंड में स्थापित भारत परिषद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। देश में मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए एक रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर क्या कर दिया गया? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। यहाँ संघीय विषयों का स्थानांतरित एवं आरक्षित विषयों के रूप में विभाजित भी कर दिया गया। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो पहले चला आ रहा था उसका विस्तार किया गया। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों को भी इसमें शामिल किया गया, जिसकी शुरुआत 1909 से हो चुकी थी। इसके माध्यम से एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। उसके साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी 1935 के अधिनियम में किया गया। इसके तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान दीजिए, संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, और जिसके प्रमुख थे मॉरिस गुएर। 2018 पीछे से पूछा गया सवाल। संघीय न्यायालय ही बाद में जाकर 1950 में आपका सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो स्थापना हुई थी फेडरल कोर्ट के रूप में हुई थी। 1935 के अधिनियम को पंडित नेहरू ने कहा कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। जिन्ना ने कहा सड़ा और मूल रूप से बुरा। ये पूछा जाता है सवाल। ठीक है, तो सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बता दिया कहाँ किसकी किसकी सरकार है। एक नज़र में आप लोग देख लीजिएगा। मेनली जो जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। जैसे संयुक्त प्रांत अपने यहाँ पर किसकी सरकार बनी थी 1937 में? कांग्रेस की बनी थी। मुख्यमंत्री बनाए गए थे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, इसके साथ जो इंपॉर्टेंट है आपका बंगाल। बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी की बनी थी। पंजाब भी देख लीजिएगा, यहाँ यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। इंपॉर्टेंट है ये। एक यहाँ सवाल बन जाता है, लोकसभा के पदाधिकारी निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और लोकसभा महासचिव, ये 4 ही हैं जो कि प्रमुख पदाधिकारी के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं लोकसभा के रूप में। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा 1921 में पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम उपाध्यक्ष जो बने थे वो कौन थे? अनंत सन्यम आयंगर। ध्यान दीजिएगा, ये तो सच्चिदानंद सवाल कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन ये नहीं पूछा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन बने? तो अनंत सैनम आयंगर। लोकसभा की सीटें कम से कम 5-5 स्टेट की याद के रखिए, मैच कराने को आता है सवाल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39। ठीक, ये सीटें हैं। राज्यसभा के सभापति की बात करें, पदाधिकारी की, तो इसमें कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, उपसभापति और राज्यसभा महासचिव। ये 3 पदाधिकारी होते हैं राज्यसभा में। यहाँ भी सीटें देख लीजिए 5 राज्यों में। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें, महाराष्ट्र में कुल 19 सीटें, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में 18-18, पश्चिम बंगाल और बिहार में
16-16 और मध्य प्रदेश और गुजरात में 11-11। इनको याद कर लीजिए, मैच कराने के लिए आता है, एक तरफ सीट दे देगा, एक तरफ राज्य का मैच कराइए भाई, ठीक है, या कौन सा सुमेलित नहीं करके। तो ये हम लोग के थे आज तक के महत्वपूर्ण टॉपिक। कुछ MCQ मैंने प्रैक्टिस के लिए आप लोग ने रख दिए हैं, आप लोग अपने स्तर पे प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा। देखिए क्या स्थिति बनती है, प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल हैं इसमें, तो इसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इस वीडियो को एक सिंगल वीडियो में 1 घंटे की आप अगर ढंग से कर ले जाएंगे तो आपके पॉलिटी के 90% सवाल जो है फंस जाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रोग्राम के लिए मैसेज कर सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके साथ साथ आपको पब्लिक एड से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, 2 प्रोग्राम हम लोग चल रहे हैं, इस नंबर पे आप संपर्क हमसे कर सकते हैं और बात कर सकते हैं लोक प्रशासन की क्लास के लिए। लोक प्रशासन की क्लासेस हम लोग लगातार संचालित करा रहे हैं और उस पर जो है उत्तर लेखन कार्यक्रम और प्रॉपर क्लास दोनों चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जल्दी आप लोगों के लिए मेंस का प्रोग्राम भी प्रीलिम्स के बाद पेपर 2 का लेकर यहाँ पर आने का प्रयास करेंगे, जिसमें पेपर 2 को पूरी तरीके से सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर हम लोग कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।